मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं। कोई गोवा जा रहा है, कोई दुबई और कोई केरल। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ थाईलैंड। किसके साथ? राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ। राइजिंग स्टार 2019 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, जो कि इस बार लेकर जा रहा है 14th इंटरनेशनल इंक्लूसिव ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम 11th to 15th February 2026, जिसके लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 24,570 रूपए, जिसमें ट्रिप के दौरान आपको मिलेगा सभी मील्स, वीजा सपोर्ट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, trained volunteers, guided travel support, hotel stay for 4 nights, 2 nights Bangkok and 2 nights Pattaya and many more. एयर टिकट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस ट्रिप में पूरे इंडिया से किसी भी सिटी से कोई भी जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए 8527044355 पर संपर्क करें। और हाँ, सेम रेट्स पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले जा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही अपनी सीट बुक करें। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? ये दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में हम आपको बेहद खास मेहमान से आज मिलवाने वाले हैं। उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे। वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। पर्पल फेस्ट में एंकरिंग करते आप सभी ने उनको सुना होगा, देखा होगा। कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कॉमर्स की एजुकेशन लेने के बाद उसी सब्जेक्ट में टीचिंग की। ये प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं सिंधी कॉलेज। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजदीप मनवानी साहब की, जो आज हमारे साथ रहेंगे। कैसे 70s में उन्होंने एजुकेशन हासिल की, कॉमर्स में जाने का सोचा, उसके बाद फिर वो उसी सब्जेक्ट में प्रोफेसर बने, मोटिवेशनल स्पीकर। आज अगर इंडिया में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की हम बात करें या इन जनरल भी बात करें, बहुत रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो डिसेबिलिटी सेक्टर से कुछ ही लोग आते हैं जो मेन स्ट्रीम में इतने फेमस हैं अपनी मोटिवेशनल स्किल्स को लेके। टेडएक्स स्पीकर रह चुके हैं और इन्हें भारत सरकार की ओर से बेस्ट रोल मॉडल कैटेगरी में नेशनल अवार्ड भी मिला है। राजदीप सर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच दानिश जी, और इस रेडियो उड़ान में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। राजदीप साहब, ये बताएं कि जिस समय आप ब्लाइंड हुए उस समय अवेयरनेस कम थी, और जो मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो उसमें पता चला कि आपकी फैमिली कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, और कब आप ब्लाइंड हुए इसके बारे में बताइए। देखो, मेरे ब्लाइंडनेस का बारी शुरू हुई 8th स्टैंडर्ड में। जब मैं 8वीं कक्षा में था तब मुझे एक डिजीज से डायग्नोस किया गया जिसे आरपी का एक फॉर्म बोलते हैं, मैक्यूलर डिजेनरेशन। और उस मैक्यूलर डिजेनरेशन में रॉड्स एंड कोन्स जो आंखों के हैं वो कम होते जाते हैं, और मेरी अराउंड 80 to 85% दृष्टि उसी 8वीं कक्षा में चली गई। और बहुत डिफिकल्ट दौर था क्योंकि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था, मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, मैं क्रिकेट खेलता था। और उस दौर में मुझे लगा कि जैसे, और उस दौर में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ नहीं थी कि आप कोई वो कर सकें या जॉज कर सकें या कोई भी कर सकें। और उस समय मुझे बहुत ऐसा अजीब सा लगता था कि मुझे सबके ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है। पर मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और
मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि हे भगवान, आपने मुझसे ऐसा क्यों किया। वो सवाल आते हैं ना, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, मुझे क्यों ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि मैं अभी ना खेल सकता हूँ क्रिकेट, ना मैं कुछ पढ़ सकता हूँ, मुझे दूसरों पर रिलाई करता हूँ। मैं वोरेशियस रीडर था, मैं बहुत पढ़ता था, मुझे क्रिकेट का शौक था, मैं और वो सब चीजें बंद हो गई एक समय पे। तो मुझे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था। पर एक चीज मैंने सीखी है जिंदगी में कि उस समय में मुझे मैच्योरिटी नहीं थी, मुझे वो परिपक्वता नहीं थी कि मैं बोल सकूं। बट जिंदगी में कभी वाई पूछना नहीं चाहिए जब भी आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। मुझसे क्यों हुआ ये, क्यों का कोई जवाब नहीं रहता है। महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक हैं, उन्हें क्यों इतनी हिंसात्मक मौत मिली। जीसस क्राइस्ट जो प्यार के मसीहा थे, उन्हें क्यों सूली पे चढ़ा गया। तो जो आंसर आपको खोजने हैं, व्हाट एंड हाउ, क्या कर सकता हूं उस समय और कैसे कर सकता हूं उस समय। अभी मैं जब भी मैं फेस करता हूं कोई भी डिफिकल्टी, तो ये दो सवाल आते हैं, क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, क्यों ऐसा मुझसे हुआ। वो क्वेश्चन मुझे लगता है कि कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं पूछना चाहिए। और मेरे बिल्कुल। सपोर्ट सिस्टम थे। तो थोड़ा ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बोर्न एंड ब्रॉट अप। आप मुंबई से आपने बताया, बेंगलोर में कैसे आना हुआ? क्या हुआ कि मैं बॉर्न तो मुंबई में हुआ था, मेरी माँ मुंबई से है, पर मेरे पिताजी छोटे से गांव से आते हैं। नहीं, गांव से भी नहीं, एक छोटा सा नगर है वहाँ पे, जिसे देवलाली कहते हैं महाराष्ट्र में, जो नासिक के बगल में पड़ता है। पर वहां से उनको अपॉर्चुनिटीज लगी कि यहाँ पे बैंगलोर में एक उनका कजन ब्रदर था यहाँ पे, कि आप मेरे साथ आके काम करिए। तो उसी काम के सिलसिले में मेरी माँ और मेरे पिताजी यहाँ पे बैंगलोर आए, जाके वो मेरे डैड को एक नौकरी यहाँ पे मिली और एक यहाँ काम करने लगे एज अ मैनेजर एक पाइप के दुकान में। तो उस तरह से मेरा आना बैंगलोर में हुआ ओके। जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था, थर्ड या फोर्थ, थर्ड स्टैंडर्ड में था। हाँ। तो एट्थ में लगभग आप विजुअली इम्पेयर्ड हो गए। तो फिर एजुकेशन में क्या चुनौतियां आई, कैसे आपकी जो लाइफ की दूसरी जर्नी है वो शुरू हुई? बहुत सारी चुनौतियां आई एजुकेशन में। पढ़ने के लिए मुझे चाहिए होता है, और उस समय अवेयरनेस भी इतना नहीं था। और लोग बोलते थे, मुझे याद है दो दो वाकया मुझे आपको बताने चाहिए जो मेरी जिंदगी में बहुत हुए उस समय में, जिन्होंने मेरी जिंदगी की राह बदल दी। एक, मैं बहुत निराश होकर रो रहा था अपने कमरे में कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी क्या करूंगा। और एक मेरे मैंने एक जेंटल सा हाथ देखा मेरे कंधे पे, तो मैं मुड़ा तो मेरे पिताजी थे। और उन्होंने मुझे एक चीज कही कही कि डोंट कीप योर ड्रीम्स इन योर आईज, दे विल वॉश अवे योर टीयर्स, कीप देम इन योर हार्ट सो दैट ईच हार्ट बीट रिमाइंड्स यू टू अचीव दोज ड्रीम्स। अपने सपनों को अपनी आंखों में मत रखो, वो आंसू में बह जाएंगे। अपने सपनों को अपने दिल में रखो, ताकि हर दिल की धड़कन आपको उस उद्देश्य की याद दिलाती रहे, उस ध्येय की याद दिलाती रहे। और वो सपोर्ट चाहिए रहता था। बहुत डिफिकल्टी थी क्योंकि उस समय पे स्क्राइब मिलना बहुत मुश्किल था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और जो मैं लिखता था उसके ऊपर एक सेपरेट इन्विजिलेटर होता था, जिसको मुझे पैसे देने पड़ते थे कि सेपरेटली इन्विजिलेट कर रहा है। मुझे ढूंढ के पूछने पड़ते थे स्क्राइब्स को मेरे जो। और रूल्स उतने थे, मैं बताता हूँ, एम कॉम और बी कॉम में जब मैंने किया पढ़ाई, तो रूल ये था कि जो आपका स्क्राइब है वो आपसे कम एजुकेटेड हो और जो आपके स्ट्रीम से ना बिलोंग करता हो। तो जब मैं कैसे बीकॉम चुने मैं बाद में बताऊंगा, पर जब मैं बीकॉम लिख रहा था तो वो लड़के या लड़की जो मेरे लिए एग्जाम लिख रहे थे वो 11th और 12th स्टैंडर्ड के थे, और वो आर्ट्स और साइंस के बैकग्राउंड के थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी डिफिकल्टी हुई होगी मुझे। अरे तो और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता था उस समय। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, पर हर हर डिफिकल्टी आपको थोड़ा मजबूत बनाती है। तो उसी समय से वही हुआ। तो आपकी जो एजुकेशन है वो इंक्लूसिव सेटअप में हुई स्टार्टिंग, जहाँ आपने हाँ स्पेशल? हाँ, उसी 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 स्कूल में, मैं एक इंक्लूसिव स्कूल में ही था। मेरे को लगता है सारे स्कूल में मैं अकेला ही अंधा बच्चा था। आई वॉज दी ओनली ब्लाइंड बॉय इन माई होल स्कूल। कोई और मेरे को नहीं लिखता था, कोई भी और नहीं था जो मेरे स्कूल। सब
देख सकते थे। तो मेरी सारी एजुकेशन जो हुई है इंक्लूसिव सेटअप, क्योंकि मैंने 8 स्टैंडर्ड में गंवाई अपनी आंखें, तो आई हम्म, कंटिन्यूड वहां पे थे। तो हम्म। 9th और 10th भी वहां पे ही कंप्लीट किया, और फिर 11th 12th में दूसरे बेंगलोर कॉलेज में। सिटी में होना एक एडवांटेज थी। और टेक्नोलॉजी से कब आप इंट्रोड्यूस करवाए गए? बाप रे, बहुत से दूर देर देर से मेरी टेक्नोलॉजी की एडवेंट हुई ओनली आफ्टर, जब मेरे टीचिंग शुरू किया, और मेरे को लगता है विंडोज का फर्स्ट वर्जन 95 में आया था, राइट? हम्म, विंडोज 95। पर तब तक भी जॉज और ये नहीं थे। मेरे को हम्म। लगता है 98 या 2000 में मेरे को टेक्नोलॉजी का ध्यान आया। उसी टाइम पे मेरे को लगता है एक एनजीओ यहाँ पे शुरू हुआ, जिसमें मैं गया और मैंने थोड़ा बहुत सीखा वहाँ पे, और उसी तरह मेरी टेक्नोलॉजी पे इंट्रोडक्शन हुई। बहुत देर से हुई आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, यानी कि जब मैं ओके। टीचर बन गया था, हम्म, उसके बाद 4-5 साल मेरे को कुछ नहीं आता था। उसके बाद मीन्स कंप्यूटर भी उसी समय पे इंट्रोड्यूस हुए थे वर्ल्ड में, और पॉपुलराइज हुए थे, और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर तो था ही नहीं। मेरे को लगता है जॉस कब आया मेरे को याद नहीं, 98 99 2000, उसके बाद 2001 2002, उसी समय मुझे इंट्रोडक्शन हुई टेक्नोलॉजी की। तो कॉमर्स बैकग्राउंड में क्योंकि आप सिंधी हैं इसलिए आए, या कोई और मोटिव था? नहीं, मेरा मोटिव नहीं था इसका। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब मैं 10th में था, तो मैं आईसीएसई बैकग्राउंड से हूँ, जो इंडियन काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन है। और आईसीएसई में क्या होता है कि आपको 5 सब्जेक्ट तो अनिवार्य होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, और एक सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। तो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज या हिंदी या जो भी आप लेंगे, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज और साइंस, ये कंपलसरी होते हैं। और एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। आप फिजिकल एजुकेशन चूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं, कॉमर्स चूज कर सकते हैं, होम साइंस चूज कर सकते हैं। और मैंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स चूज किया था, और मुझे बहुत पसंद आया था 10th में, 9th और 10th में, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा था वो सब्जेक्ट। उसमें कैसे बिजनेस शुरू किया जाता है, इंडस्ट्री और सब। और मैं 10th के बाद जब मेरे रिजल्ट्स आए, मैंने टॉप किया था अपना स्कूल को, तो आई हैड गॉट द पोस्ट मेडल, और 95 98% मिला था। तो सब लोग बोल रहे थे कि उस समय, मैंने बोला ना अवेयरनेस नहीं था, तो सब लोग बोल रहे थे तुम आर्ट्स में चले जाओ, क्योंकि ब्लाइंड के लिए दी ओनली ऑप्शन इज आर्ट्स। साइंस तो आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाओगे, कॉमर्स में आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था, और उसी समय मैं एक एनजीओ में गया था, एबिलिटीज, जो यहाँ पे बैंगलोर में था, जिसके फाउंडर थे बाबू रंगराज। तो मैं कंफ्यूज हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा था, सर व्हाट शुड आई टेक। वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, फिर रिटायर करके वो ही स्टार्टेड हिज ओन एनजीओ। और सर शुड आई, एवरीबडी इज टेलिंग मी, मैं सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप आर्ट्स लो, क्या मैं कॉमर्स ले पाऊंगा, शुड आई टेक कॉमर्स। तो बाबू रंगराज ने इंग्लिश में, बड़े सटीक इंग्लिश में बहुत अच्छी बात कही। मैं इंग्लिश में बोलूंगा और फिर मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। उसने बोला, राजदीप, somebody is waiting for you to cross the hurdle so that their race can begin। राजदीप, कोई ये देख रहा है कि ये अगर आप बाधा पार कर लो तो उनकी रेस शुरू हो सकती है। तो मैं घर में सोचा क्या बोल रहा है ये। फिर मुझे याद आया कि वो बोल रहा है कि अगर तुम ये बाधा, कॉमर्स की बाधा क्रॉस करोगे, तो यू विल बिकम अ पाइनियर, एंड यू विल गिव द गाइडेंस टू सो मेनी अदर ब्लाइंड पीपल। जो दूसरे ब्लाइंड जो कॉमर्स ले सकते हैं, उनको भी हिम्मत आ जाएगी। तो मैंने झगड़ा करके 11th स्टैंडर्ड में अपने प्रिंसिपल पर गया, जो सेंट जोसेफ कॉमर्स के। उन लोगों ने बोला तुम्हारी परसेंटेज तो अच्छी है, पर कॉमर्स कैसे कर पाओगे। मैंने बोला नहीं कर पाऊंगा। और उसी प्रोत्साहन के लिए मैंने ज्वाइन किया। और मैं खुशी से कह सकता हूँ कि अभी हजारों ब्लाइंड बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं। मैंने देखा है कितने लोगों ने आईआईएम से पास किया है, कितने बीकॉम लेते हैं, बीबीए लेते हैं। और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने लिया कॉमर्स ताकि दूसरों लोगों की राह प्रशस्त हो। बिल्कुल। हम्म। कभी लाइफ में ऐसा समय आया जब आप कॉमर्स कर रहे थे, आपको मुश्किल लगा, आपको लगा कि क्यों मैंने ये ले लिया? क्योंकि जैसे आप बहुत कम लोगों में से एक थे, अगर आपको कोई मुसीबत भी आई होगी या चैलेंज आया होगा, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था डिसेबल्ड कम्युनिटी में आपको। कोई ऐसा दौर आया जब रिग्रेट किया हो? आए, क्या हुआ था, जब मैंने बीकॉम कर रहा था तो मेरे पिताजी गुजर गए फाइनल ईयर में। तो बहुत डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन थी, और मैं एक
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टेलीफोन ऑपरेटर काम कर रहा था। आई वाज वर्किंग इन एक शिवानंद इलेक्ट्रॉनिक्स है जो मेटल डिटेक्टर बनाते हैं, आपने देखा है ना वो एयरपोर्ट्स में, जो आपको फ्रेश करते हैं, पू साउंड आता है, आपको लगता है कहाँ से आ रहा है, वो मेटल से आ रहा है आपके, करेक्ट। तो वो वहाँ पे काम कर रहा था एज अ टेलीफोन ऑपरेटर। और उसी समय मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैंने बीकॉम कंप्लीट किया था, पर मैं आई वांटेड टू डू माय एमकॉम, और सारे एमकॉम के सीट्स बंद हो गए थे, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस एमकॉम लिया मैसूर यूनिवर्सिटी से उसी समय। और जो भी रिकॉर्डेड कंटेंट होता था, तो जो स्टडी मटेरियल होता था, मैं जाता था एनजीओ, एक मित्र ज्योति है मधु सिंगल, उसको देता था और वो रिकॉर्ड करा के मुझे देती थी। और मैं वॉकमैन, उस समय पे वॉकमैन होता था, कैसेट रिकॉर्डर, आपको याद होगा, करेक्ट। तो मैं उस कॉल्स को पिकअप करता था, उनके बीच में मैं ये वॉकमैन सुनता था, जो भी अपने पढ़ाई के। पर डिफिकल्टी कब हुई और मैंने कब सोचा कि ये छोड़ना है, तब मेरे एग्जाम्स आए। और मैंने बोला था ना कि वो डिफिकल्टी थी कि आप बीए या बीएससी को ले सकते हैं फॉर राइटिंग, और सब्जेक्ट मेरे कॉमर्स हैं, यानी कि मेरे को आपको पता होगा कि अकाउंट्स में लेजर्स होते हैं, लाइंस ड्रॉ करने पड़ते हैं, और वो स्टूडेंट्स हक्के बक्के रह जाते थे। हाउ डू वी ड्रॉ डेबिट, हाउ डू वी ड्रॉ क्रेडिट, बहुत डिफिकल्टी से अपने हाथ से टैक्टाइल नंबर दिखा के मैं उनको बोलता था कि करो, और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता था। और मेरे को याद है एक पेपर था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड मैं उनको, लड़की को डिक्टेट कर रहा था द पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल का PRSONNEL, पर्सनल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, पर वो पर्सनल लिखती गई सारे पेपर में, PRSONAL। फिर मेरे को बाद में आता कि आप पर्सनल लिख रही है, पर्सनल बोल रही, मैं पर्सनल लिख रही हूँ। तो फिर मैंने उसको सारा पेपर में चेंज करो। फिर मैं सोचने लगा, बाप रे, आई शुड हैव कंसिडर्ड दिस। और पता ही नहीं चला कि, बिकॉज मैं जो भी करता हूँ बहुत सीरियसली करता हूँ, इफ आई हैव टू डू, और एकेडमिक्स में मैं बहुत ही सीरियस था, आई ऑलवेज वांटेड टू डू वेल। पर लकली विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट द gold medal and the first rank in MCOM, being a correspondence student and being a visually impaired student. I was the first student in the history of Mysore University to get a gold medal, being a correspondence student, और also पहली हिस्ट्री मैसूर यूनिवर्सिटी में जो विजुअली इम्पेयर्ड। वाह, अच्छा हुआ आपने बता दिया, ये दोनों पर्सनल अलग होते हैं। मैं तो अभी तक भी वही समझता था। क्या? जो आपके स्क्राइब समझ रहे थे। बट आपको पर्सनल लेने की कोई जरूरत नहीं है। We will not get personal. We will not get personal. बढ़िया। तो राजदीप साहब ये बताएं अब कि ये तो आपकी एजुकेशन को लेके था, आपने कॉमर्स सब चूज कर लिया, अल्टीमेट गोल क्या था उस टाइम पे? क्या तभी डिसाइडेड था? क्योंकि आपकी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि 19 बार आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी एम्प्लॉयमेंट। 17 बार, 16 बार, 17वां बार मुझे मिला। हाँ, करेक्ट। तो ये बताएं कि आप क्या बनना चाहते थे? किसी भी जॉब में जाना चाहते थे, या ड्रीम था आपको प्रोफेसर बनने का? और क्यों आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, और कैसे फिर अल्टीमेटली आपने ये जॉब? थोड़ा लंबा खींचेगा आंसर, पर मैं बोलता हूँ। क्या हुआ था, जब मैं शिवानंदा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा था एज ए टेलीफोन ऑपरेटर, उसी समय मुझे ये भावना थी कि मैं टीचर बनूंगा। क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि जिस काम में आप लोगों की लाइफ को टच कर सकें, वही लाइफ को सार्थक बनाता है। और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर को, टीचर को, क्योंकि अगर आप सारी जीवन में, अपने सारी जिंदगी में सिर्फ 4-5 लोगों को टच कर सकें या उनके जिंदगी में थोड़ी तब्दीली ला सकें, तो आपकी और एक जानवर में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि एक भैंस भी अपने फैमिली को खिलाता है, एक बकरी भी अपने बच्चों और अपने फैमिली को खिलाता है। अगर 4 लोगों को और 5 लोगों को सारी जिंदगी में टच करेंगे, तो आपकी लाइफ और जानवर की लाइफ में क्या डिफरेंस? वही मेरे दिमाग में घूमता रहता था, आई शुड टच एटलीस्ट 1000 लाइव्स, 5000 लाइव्स, 10,000 लाइव्स, आई शुड मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। वो भावना, वो जज्बा बहुत था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। और मुझे लगा द बेस्ट प्रोफेशन, मैं डॉक्टर तो बन नहीं सकता था, द बेस्ट प्रोफेशन जो मुझे लगा कि विच विल हैव एन इम्पैक्ट एज अ टीचर, क्योंकि हर बैच में मुझे 500-600 स्टूडेंट्स मिलते जाएंगे, एंड आई कैन मेक अ डिफरेंस टू सो मेनी लाइव्स। इतने लोगों को मैं टच कर पाऊंगा, इतने लोगों को मैं तब्दील कर पाऊंगा, उनमें बदलाव ला पाऊंगा। तो क्या हुआ कि मेरे एमकॉम के बाद, जो दूसरा पार्ट आपका क्वेश्चन है वो बताता हूँ। मेरे एमकॉम के बाद मुझे रैंक मिला और मुझे लेटर आया कि यू गॉट द रैंक, फर्स्ट रैंक।
तो मैं लेके गया, आई वेंट टू दी फर्स्ट कॉलेज, तो मुझे रैंक मिला है, मुझे आप टीचर की जॉब दीजिए। उन लोगों ने बोला नहीं, आप नेत्रहीन हैं, आप कैसे पढ़ा पाएंगे, आप कैसे लिख पाएंगे बोर्ड पे, वी डोंट वांट। दूसरी कॉलेज ने भी रिफ्यूज किया। तो वैसे भी मुझे जॉब थी वो, तो मैंने बोला अच्छा, अगर मैं 5 कॉलेज में ट्राई करूंगा, अगर वहां पे नहीं मिलेगा तो आई रिमेन एज अ टेलीफोन ऑपरेटर। तीसरी कॉलेज ने रिफ्यूज किया, फोर्थ कॉलेज ने रिफ्यूज किया, फिफ्थ कॉलेज ने रिफ्यूज किया। पता है मैंने क्या किया? मैंने अपनी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी। मैंने बोला 10 कॉलेज के लिए ट्राई करूंगा। फिर 10 कॉलेज ने भी रिफ्यूज कर दिया। और उसी टाइम पे मुझे किसी ने बोला कि आप कॉम्प्रोमाइज करिए, अगर आप 1-2 लाख देंगे तो आपको गवर्नमेंट की कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल जाएगी। भगवान के शुक्र मैंने कुछ ऐसा किया नहीं। 15 कॉलेज ने रिफ्यूज किया मुझे, और मैंने सोचा अच्छा ये बस है। पर उसी टाइम पे मुझे एक कॉल आया मैसूर यूनिवर्सिटी की, आपका कॉन्वोकेशन है, यू आर कमिंग देयर टू गेट योर गोल्ड मेडल, प्लीज कम टू कॉलेज। और मैं इतना निराश होकर वहां पे गया था। सब जो एमए एमएससी जो गोल्ड मेडलिस्ट थे वो हंस रहे थे, और मैं, मेरा मुंह इतना रोने की तरह था। पर उसी समय एक आदमी जिसके पांव नहीं थे, जो व्हील चेयर पे था, उसको डॉक्टरेट की डिग्री दी जा रही थी। तो जब मैं स्टेज से उतरा गोल्ड मेडल लेके, तो उस आदमी ने मुझे पकड़ा और बोला, यंग मैन, व्हाई आर यू सो सैड, यू हैव गॉट द गोल्ड मेडल। वो आदमी लेटर ऑन मेरा गुरु बना। उसको लास्ट ईयर मेरे को लगता है पद्मश्री भी मिला है, डॉक्टर M.K. श्रीधर। वो उसने बोला, मैंने बोला सर आई गॉट द गोल्ड मेडल पर आई डोंट हैव अ जॉब। बोला यंग मैन कॉल मी बैक, इवन आई एम फ्रॉम बैंगलोर। और उसने मुझे कार्ड थमा दिया। तो मैं बैंगलोर में वापस आ गया, और बैंगलोर में आते ही मैंने उसको फोन किया। तो उसने बोला, राजदीप, आई एम टीचिंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, विजया कॉलेज, आई कांट गेट यू अ जॉब देयर, बट देयर इज अ न्यू कॉलेज व्हिच हैज कम अप कॉल्ड जैन कॉलेज। अगर आप वहां पे ट्राई करोगे तो चांसेस है कि आपको मिल जाएगा जॉब वहां पे। तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने रख दिया फोन। उस समय तो मुझे 16 रिजेक्शन हो गए। तो मैं पीछे मुड़ा, मेरी माँ खड़ी थी। तो मेरी माँ ने पूछा क्या हुआ? मैंने बोला एक आदमी मुझे मिला था वहां पे मैसूर में, और बोल रहा है कि 17वीं बार आप ट्राई करो। तो मेरी माँ ने बोला आप ट्राई कर रहे हो क्या? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ। उसने बोला क्यों? मैंने बोला नहीं माँ, मुझे अपमानित नहीं होना है। 16 बार मुझे अपमानित किया गया है कि आप देख नहीं सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप, मुझे और एक बार अपमानित नहीं होना है। मेरी माँ ने मेरे हाथ पकड़ के बोला, बेटा, आंखों से रोशनी जाने दो, पर दिल से रोशनी कभी मत बुझने देना। पीपल कैन टेक अवे द स्पार्क फ्रॉम योर आईज, नेवर लेट देम टेक अवे द स्पार्क फ्रॉम योर हार्ट। और उसी समय मैंने निश्चय कर लिया कि अगर मुझे 100 रिजेक्शंस भी मिल जाएं तो कोई प्रॉब्लम है, कोई मेरे दिल की जो आग है टीचर बनने की, उसे कोई बुझा नहीं सक पाया। और जो 17वीं बार मैंने ट्राई किया जैन कॉलेज में, मुझे जॉब मिली। वाह, वहाँ आसानी से मिल गई जॉब या वहां भी लड़ना पड़ा? वहां पे उन लोगों ने जॉब दी, पर उन्होंने कंडीशन से जॉब दी। उन्होंने बोला कि वी विल ट्राई यू फॉर अराउंड 3 मंथ्स ऑन प्रोबेशन। 3 मंथ्स, फिर उन लोगों ने पहले 3 मंथ बिल बोला ओके विल ट्राई फॉर मैक्सिमम 6 मंथ। इफ वी फाइंड योर जॉब वर्क सेटिस्फैक्टरली, देन वी विल रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू विल बी ओनली प्रोबेशनरी टीचर। आप प्रोबेशन, आपको टेम्परेरी टीचर रख दिया जाएगा। जब हम आपके वर्क से संतुष्ट हो जाएंगे 1 साल 1.5 साल के बाद, ओनली देन आपको परमानेंट किया जाएगा। क्योंकि हम ये रिस्क ले रहे हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ा पाए ना पढ़ा पाए। तो उन लोगों ने 3-6 महीने की मुझे अल्टीमेटम दी थी कि उस समय तक आप प्रूव करो आपको अपने आप को। जब आपका रिजेक्शन हो रहा था वन आफ्टर अदर, तो क्या मंत्र आप लेके आगे बढ़ रहे थे? कैसे उस स्ट्रेस को आप हैंडल कर रहे थे? वर यू वेरी डिस्टर्ब ड्यू टू योर डिसेबिलिटी, या क्या उस समय माइंडसेट क्या था? उस समय बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा था। पर एक बात मुझे, एक उस समय पे मैंने एक बात सुनी थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आप भी, आपके श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा, कि जब एक मैराथन रनर, जो मैराथन रनर है, वो जो 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर की दौड़ लगाता है, तो समवेयर बिटवीन द 30th एंड द 35th किलोमीटर, जो 30वें और 35वें किलोमीटर के बीच में, उसकी हड्डियां इतनी थक जाती हैं, उसके मांसपेशियां इतनी दुखने लगती हैं कि 60% यानी 5 में से 3 धावक जो है वो उस रेस को उसी समय छोड़ देते हैं। उसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में
इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन और वॉल कहते हैं, काल्पनिक सीमा रेखा, उसे काल्पनिक सीमा रेखा बोलते हैं। पर जिन लोगों ने ट्रेनिंग अच्छी ली है, मेंटल कोचिंग अच्छी ली है, उनको पता है कि अगर हम 100 मीटर भी थोड़ा और दौड़ लें तो इस काल्पनिक सीमा रेखा को हम पार कर पाएंगे। और जो चैंपियंस होते हैं वो 100 मीटर और भी थोड़ा और दौड़ते हैं, थोड़ा और दौड़ते हैं, थोड़ा और दौड़ते हैं, और सडनली उनकी बॉडी में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो जो बाकी के 5-7 किलोमीटर है वो आसानी से खत्म हो जाते हैं उनके। तो उसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में काल्पनिक सीमा रेखा। और मैंने ये बात पढ़ी थी, मैंने सोचा था कि ओके ये है मेरी काल्पनिक सीमा रेखा, 5 कॉलेज अगर है तो 10 कॉलेज, 15 कॉलेज, हर हर व्यक्ति को अपनी काल्पनिक सीमा रेखा पार करनी होती है, चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो, चाहे वो करियर इशू हो, चाहे वो हेल्थ इशू हो। तो मैंने वो बात की थी कि मेरी काल्पनिक सीमा रेखा थोड़ी ज्यादा होगी, तो मैंने सोचा मैं और ट्राई करूंगा, और ट्राई करूंगा। तो जब मेरी माँ ने मुझे बोल दिया कि आपकी अपने दिल से आग मत बुझने देना, तो मैंने डिसाइड कर दिया जो भी हो जाए मेरी काल्पनिक सीमा रेखा को मुझे पार करना ही है। और मैंने डिसाइड कर दिया। दुख तो बहुत होता था, दिल में बहुत दर्द होता था कि लोग ऐसे कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक हूँ एमकॉम में और मैं अपनी चीतों से ट्राई कर रहा हूँ। पर हर आदमी को अपनी काल्पनिक सीमा पार करने, तो जो अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, जो मन का हो वो अच्छा, जो मन का ना हो तो वो उससे भी अच्छा। तो बिल्कुल। अगर वो नहीं होता तो मैं आज मोटिवेशनल स्पीकर ना होता। हाँ, मैं उसी पे ही आने वाला था कि उसी ने आपको मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया। कल हाँ मैं हाँ सोशल मीडिया पे था एक रात को, हाँ तो हाँ। कल इसी टॉपिक पे चर्चा चल रही थी, और उसमें से सारे लोग कंसेंसस से यही कह रहे थे कि जो तो इंटेलिजेंट होता है, जिसको आराम से मिलता जाता है, वो तो एक ली में पहुंच जाता है, उसने डिसाइड किया गवर्नमेंट में जाना है, वो पास कर लिया और बन गया। लेकिन जो स्टार्टअप में आते हैं या जिन्होंने दुनिया में कुछ अलग किया है, वो वही लोग हैं जो फेल हुए हैं। जब फेल हो गए, वो अपॉर्चुनिटी उनसे चली गई, उसके बाद उन्होंने दूसरी अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना शुरू किया और उसमें वो माहिर हुए। वैसे सच्ची बात है, क्योंकि क्या होता है असफलता में काफी हतोत्साहित होता है आदमी, डिमोटिवेट होता है, पर सफलता आपको ग्रो करने नहीं देती है। क्योंकि अगर आप हर चीज में सफल हो जाएं अपनी लाइफ में, तो फिर आप जिंदगी में रिस्क कभी नहीं लेंगे। आप एक नया फोन भी लेंगे तो 50 बार सोचेंगे, नया वेंचर भी शुरू करेंगे तो 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में असफलता है नहीं। यू आर है नॉट ही नहीं, कंफर्टेबल विद करेक्ट। फेलियर, यू आर आप नॉट कंफर्टेबल विद फेलियर, यू कांट एक्सेप्ट फेलियर। आप असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। और एक असफलता होता है तो सुसाइड हो जाएगा, या एक असफलता हो जाएगी तो आप, तो जब थोड़ा थोड़ा आपको जिंदगी असफलताएं देती है, वो आपको सिखाना चाहती हैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को संभालो, अपने आप को निखारो। जैसे जैसे वो चांदी के सिल्वर स्मिथ होते हैं ना, वो आप अगर आपने देखे हैं वो सिल्वर स्मिथ जो चांदी बनाते हैं, जी। वो जो चांदी होते हैं वो आग में फेंकते हैं, और फिर जब वो आग उसमें उनमें वो जो ग्लिटर आ जाती है, उसमें चमक आ जाती है, वो निकालते हैं फिर से फेंकते हैं। तो एक आदमी ने उससे पूछा कि आप कितना फेंकते रहते हैं, आपको कब कब पता चलता है कि वो चांदी पिघल नहीं जाएगी? बोलते हैं और कितना कब आपको पता चलता है कि चांदी का सब कंप्लीटली प्योर हो गई? तो उसने बोला जब मेरा मेरा मुखड़ा उसमें चांदी में दिखाई देता है, तभी मुझे पता चलता है कि चांदी प्योर हो गई। तो भगवान हमको आग में डालता जाता है जब तक वो अपनी प्रतिबिंब अपने उस चांदी में नहीं देख लेता है। तो जब मुझे आग में गया गया तो ही वांट्स टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन यू, दैट्स व्हाई ही इज पुटिंग यू थ्रू। तो ये बताएं कि कैन अ विजुअली इम्पेयर्ड बी अ सक्सेसफुल कॉमर्स टीचर और प्रोफेसर, और हाउ वाज योर प्रोफेशनल जर्नी? यहाँ भी कुछ आपको फेस करना पड़ा या बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट वेंट वेरी वेल? नहीं नहीं, मैं फेस तो करना पड़ा, हर जगह में आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है जब आप शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा था कि मुझे रैंक मिला है, आई विल बी अ ग्रेट टीचर, आई विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टीचर। वो होता नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग तो क्या हुआ था, जब मैं शुरू किया था टीच करना जैन कॉलेज में, जैन कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज नहीं था उस समय, अभी तो विश्वविद्यालय बन गया है, इट्स बिकम अ यूनिवर्सिटी, बट इन दोस डेज इट वाजंट अ ग्रेट, इट वाज, और अटेंडेंस भी बहुत, और स्टूडेंट्स भी जो आते थे वो बिजनेस क्लास के आते थे, जो उनका थोड़ा थोड़ा दुकान होता था। तो एक बार क्या हुआ, वो मैं टीच करने गया और जो स्टूडेंट्स बोलते थे सर यू गिव अस द नोट, सर आप पढ़ाइए नहीं, आप वैसे भी नोट्स हमें दे दिए, हम खुद पढ़ेंगे, आप आराम करिए। वो
और मुझे बहुत खराब लग रहा था कि मुझे इतना विश्वास के साथ ये जॉब दिया गया है और मैं इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ जॉब को। और मैं सोच रहा था कि क्या मैं करूं जैसे मैं आई बिकम अ बेटर टीचर। तो उस समय एक बुक आई थी, इंग्लिश में आई थी, उसे बोलते हैं चिकन सूप फॉर द सोल। आपने सुनी होगी इस बुक के बारे में। समवेयर इन 95 96 या 90 ऐसे 97 ऐसे आई थी बुक। और उसने 2-3 साल में अप्रोक्सीमेटली 60 लाख कृतियां बेच डाली, सोल्ड 6 मिलियन कॉपी, 60 लाख, 60 लाख कॉपियां कृतियां। और मैं सोचता रहता था कि क्या है यार, ये हमारे इतने अच्छे कहानियां हैं, पंचन तंत्र है, विक्रम वेताल है, जातक कथाएं हैं, वो तो नहीं बिक रही, ये कैसे बिक गई? और छोटी छोटी कहानियां हैं। और उस समय में रेडियो जो होता था शॉर्ट वेव होता था, वो एफएम नहीं होता था, आपको याद है? जी। तो मैं शॉर्ट वेव में एक देख रहा था, ढूंढ रहा था, एबीसी का एक इंटरव्यू आया, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में। और उसमें वो जो इंटरव्यूअर थी वो जैक कैनफील्ड जो ऑथर है उसके, उसको इंटरव्यू कर रहे थे। तो उन लोगों ने इंटरव्यू से पूछा, मिस्टर कैनफील्ड, हाउ डिड यू मेक चिकन सूप फॉर द सोल अ सक्सेस? आपने चिकन सूप फॉर द सोल को इतना सक्सेसफुल कैसे बनाया? तो जैक कैनफील्ड ने बोला, द रूल ऑफ 3। तो उसने बोला, रूल ऑफ 3 क्या होता है? 3 का रूल क्या होता है? तो ही सेड, इफ यू टेक एन एक्स, अगर आप एक एक्स को ले लें, कुल्हाड़े को ले लें, एंड इफ यू स्ट्राइक अ ट्री 3 टाइम्स एवरी डे, अगर आप उसे 3 बार रोज मारें, एंड यू शार्पन द एक्स, उस कुल्हाड़ी को आप तेज कर दें, then within 1 month you can make even the strongest tree fall down। जो सबसे बड़ी या सबसे जबरदस्त पेड़ है उसको, उसे मजबूत पेड़ है उसको भी गिराया जा सकता है। तो उसने बोला कि बट व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद योर सक्सेस मिस्टर कैनफील्ड? उसने बोला, मैंने भी, आई ऑल्सो फॉलो द रूल ऑफ 3। आई डिड 3 थिंग्स एवरी डे टू मेक चिकन सूप फॉर द सोल सक्सेस। मैंने 3 चीजें रोज की जिससे चिकन सूप फॉर द सोल सक्सेसफुल हो जाए। जैसे पहले दिन में गया और मैंने गवर्नर ऑफ टेक्सास से बात की कि प्लीज टॉक अबाउट माय बुक। आई वेंट, मैंने रोड शो किया, मैंने एक स्कूल में बुक रीडिंग की। ऐसे मैंने 3 चीजें रोज की और विद इन 3 मंथ्स मेरी चिकन सूप फॉर द सक्सेस सक्सेसफुल हो गए। और मुझे उससे आइडिया है, मैंने बोला 3 चीजें छोड़ो, मैं एक चीज रोज करूंगा जिससे मैं एक सक्सेसफुल या सफल टीचर बन पाऊं। तो मेरी आवाज ऐसी नहीं थी जब मैं 95 96, मेरी बहुत ही ऐसी आवाज थी जिससे लोग सो जाए। मुझे इनफैक्ट क्लास में मुझे एक औहदा दिया गया था, मुझे सब लोग बोलते थे अनलाइसेंस्ड हिप्नोथेरेपिस्ट। जो मैं बात करता था तो आराम से आदमी को नींद में आ जाती थी। मैंने वॉइस की ट्रेनिंग ली एक दिन, और को मुखर्जी से, एक ड्रामेटिस्ट था, मुझे पेंसिल डालता था मुंह में और मुझे बोलता था चिल्लाओ। और जो अच्छी आवाज आती है वो आपको पता है पेट से आती है, बेली से आती है, तभी आपको प्राणायाम। फिर सेकेंडली आई वेंट एंड डिड सम रिसर्च, मैं लाइब्रेरी गया, आई स्टार्टेड रीडिंग एनेक्डोट्स। क्योंकि जो चीज आपको एमकॉम में सक्सेस दिलाती है, जैसे आपको रटना पड़ता है, बोलना पड़ता है, वो टीचर आपको नहीं बनाती है सक्सेस। उसमें आपको रैपो चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, आपको कनेक्शन चाहिए, आपको स्टोरी टेलिंग चाहिए। तो आई ट्राई टू डेवलप दैट एंड विद इन 6 मंथ्स मेरे क्लास में जो अटेंडेंस 25% थी वो 70% हो गई। विद इन 1 ईयर 80 से 85% हो गई। विद इन 1.5 ईयर लोग आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, सर आप हमारे क्लास लेंगे क्या? तो उसी में भी मुझे आई हैड टू डू लॉट ऑफ वर्क। So can a visually impaired be a successful commerce teacher? Definitely, anything you can be successful. मेरे को अक्सर पूछा जाता है, आर टीचर्स born or made? आर विजुअली impaired टीचर्स born or made? मैंने बोलता है ओनली चिल्ड्रन आर born, एवरीथिंग एल्स कैन बी मेड। करेक्ट? आप अगर मेहनत करें, अगर आप सही स्ट्रैटेजी अप्लाई करें, अगर आप देखें कि क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आप बोल सकते हैं, क्या आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिसे लोग, क्या आप कनेक्ट कर पाते हैं, क्या आपको स्टूडेंट से वो उनको ये करा सकते हैं कि ताकि उनके एग्जाम में अच्छे जाएं, यू कैन डेफिनेटली बिकम अ टीचर ऑफ कॉमर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज भी हम देखें, अगर 2026 में भी कोई मैथ कर लेगा या कॉमर्स कर लेगा, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया में, तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें से पंजाब भी एक है, जहां आज भी 10th में मैथ और साइंस एग्जाम्प्टेड है कि ब्लाइंड नहीं कर सकते। ऐसी कुछ और स्टेट्स भी हैं। आज तो असिस्टिव टूल्स भी आ गए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो फिर ऐसा माइंडसेट क्यों है कम्युनिटी के अंदर कि मैथ और कॉमर्स बैकग्राउंड इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल? मेरे को लगता है दायित्व हम सब लोगों को है कि हमको ये
स्प्रेड करना पड़ेगा आपके मीडिया के थ्रू। और साउथ इंडिया में तो काफी लोग, अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई करते हैं तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा मैथ और साइंस। मेरे को लगता है स्टेट बोर्ड में ये फैलाना पड़ेगा कि बेसिक मैथमेटिक एजुकेशन एंड बेसिक साइंस एजुकेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। और क्या होता है जब आप सडनली एक ब्लाइंड को 8 स्टैंडर्ड में या 7 स्टैंडर्ड में मैथ्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो डिफिकल्टी है। अगर when the child is diagnosed और उसको पता चले कि ये नेत्रहीन है, from that time only if you use tactile, if you use जो भी tools हैं उनको समझाने के लिए, it becomes easy as he grows up। तो मेरे बैंगलोर में तो एक लड़के ने अभी 12th में मैथ साइंस किया, कंप्यूटर साइंस, और अभी मेरे को लगता है आपके चंडीगढ़ में ही है वो, ही इज डूइंग हिज बीटेक, ब्लाइंड है कंप्लीटली। तो देर आर पीपल एंड देर आर रोल मॉडल्स फॉर यू टू फाइंड आउट, और इसका स्प्रेड करना पड़ेगा, इन रोल मॉडल्स को स्प्रेड करना पड़ेगा। ये मत स्प्रेड करो कि कॉमर्स नहीं कर पा रहा है, ये स्प्रेड करो कि कॉमर्स कौन कर रहा है, साइंस कौन कर रहा है, और उनका उदाहरण लो जैसे। और क्या होता है, एक टिपिंग पॉइंट होती है, अगर 10% लोग कॉमर्स लेना शुरू करें, जैसे मेरे में हुआ, अभी साउथ इंडिया में तो सब आए हैं बीबीए बीकॉम ही करते हैं, कोई बीए कम ही लोग करते हैं, करेक्ट है ना। अगर ये सारा मीडिया में फैलाया जाए कि दे आर डूइंग एंड दे आर डूइंग मच बेटर एंड दे आर गेटिंग बेटर जॉब्स, दे आर टेकिंग केयर, तो फिर मेरे को लगता है समाज में वो फैल सकता है कि यू कैन बिकम यू कैन डू साइंस, यू कैन डू कॉमर्स। पर पहले से आप हार मानोगे, अगर आप फुटबॉल को लाती नहीं मारोगे तो गोल कैसे लगेगा। करेक्ट। मोटिवेशनल स्पीकर, एक तो आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया हमारे लिए। जब से आप ये पर्पल फेस्ट में एंकरिंग कर रहे हो, जब बेंगलोर में अनेबल इंडिया के इवेंट्स में एंकरिंग कर रहे हो, जब से लोगों ने आपको सुना है, अब हर किसी को राजदीप चाहिए, हमारा नंबर ही नहीं आता। वो कहते हैं वी डोंट वांट टू ट्राई, वी नीड ओनली राजदीप। नहीं ऐसा कुछ तो ये अपने ही लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, लाइमलाइट में आप कब आए, और वहां से फिर ये एंकरिंग का सफर और ये स्टैंड अप कॉमेडी, ये सारा कब से आपने करना शुरू किया, और क्या कहाँ से आपको सबसे ज्यादा सफलता मिली? देखो, जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरी सोशल सर्कल बहुत कम थी। आई हैड अ वेरी स्मॉल सोशल सर्कल। मेरे खाली 2-3 ब्लाइंड दोस्त थे, 1-2 कॉलेज के दोस्त थे, और मेरे घर के बाजू में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल बोलते हैं, आपने सुना होगा। जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक स्पीकिंग में क्लब शुरू किया है ऑल ओवर इंडिया, जिसे टोस्ट मास्टर्स क्लब बोलते हैं, करेक्ट। उसे 1924 में रैल्फ मेडली ने शुरू किया था, और अभी सारी दुनिया में 190 कंट्रीज में करीबन मेरे को लगता है कितने 25 या 26, बैंगलोर इंडिया में ही काफी है, मोर देन 1000 क्लब्स आर इन इंडिया ओनली। तो मेरे एक फ्रेंड थे जो नेत्रहीन थे, जस्टिन फिलिप्स, उसने वो वहां पे टोस्ट मास्टर, बैंगलोर टोस्ट मास्टर में जाते थे, और उसने बोला कि राजदीप तुम भी आ जाओ, तुमको सोशल सर्कल बनानी है तो आ जाओ वहां पे। तो मैं वहां पे गया, और उससे उधर मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग प्रिपेयर करके आते हैं स्पीच, उसके ऊपर आपको फीडबैक मिलती है, फिर आपको इमीडिएटली टॉपिक्स दिया जाता है कि आप इमीडिएटली स्पीक करो। तो मुझे जैसे लगा कि मछली को पानी मिल गई है। तो आई स्टार्टेड गोइंग देयर, वहां पे मेरी फ्रेंडशिप बढ़ी। देन वहां पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि स्पीच कॉन्टेस्ट, तो आई टुक पार्ट इन दैट, आई वन। और फिर वहां पे मुझे एक आदमी मिला, एरन वॉटसन, जिसने बोला कि हमारी कंपनी है शोभा डेवलपर, तो इतना अच्छा बोलते हैं, आप वहां पे आके स्पीच दे दो। तो मैं वहां पे गया और मैंने स्पीच दिया। तो वहां से मेरी मोटिवेशनल स्पीकिंग की जर्नी शुरू हुई। मैंने खुद प्लान नहीं किया था, पर ऐसे ही हो गए। और फिर उसी के बाद जो एचआर मैनेजर था वो शोभा डेवलपर, वो दूसरे कंपनी में है, तो वहां पे बुलाया, तो फिर ऐसा नाम स्प्रेड होता गया कि राजदीप अच्छा बोलता है, और देन आई बिकेम अ मोटिवेशन। एंकरिंग की शुरुआत पता है, इट स्टार्टेड विथ, मैं बोलना चाहूंगा, आई शुड क्रेडिट दीपेश सुथरिया, इनेबल इंडिया। उसने मुझे बोला, राजदीप तुम बोलते हो, बट कैन यू एंकर वन इवेंट ऑफ इनेबल इंडिया। वो कुछ क्या था उसका, वर्कबिलिटी एशिया का कोई इवेंट था, वर्कबिलिटी एशिया। तो आप एनीवे यू आर अ गुड स्पीकर, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। तो मैंने बोला मैं कैसे याद कर पाऊंगा इतनी चीजें, ये वो। और तो बोला तुम ट्राई मत, डोंट वरी, मैं आपको असिस्टेंट दूंगा, जस्ट ट्राई इट आउट वन। तो उसने मुझे बोला कि उसने मुझे पुश किया कि आप जाओ उसमें, एंड देन आई वेंट इनटू एंकरिंग एंड आई लाइक दैट आल्सो। पर एंकरिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि ऑन द स्पॉट बनाना पड़ता है चीजें, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक विटेड, और कभी कभी डिटेल्स मिलते हैं, कभी भी नहीं मिलते हैं।
तो मोटिवेशनल स्पीचेस में तो आप याद करके जाते हो, पर यहाँ पे ऑन द स्पॉट चेंजेस होते हैं, ये होते हैं। तो फ्रॉम दीज टू आई स्टार्टेड, एंड फिर जब मैंने लोगों ने सुना, उनको थोड़े बहुत लोगों को अच्छा लगा, एंड देन इट स्प्रेड। तो मैंने खुद मार्केटिंग कभी नहीं की है। जो भी मुझे असाइनमेंट, स्पीकिंग असाइनमेंट्स या एंकरिंग असाइनमेंट्स मिले हैं, वो सब वर्ड ऑफ माउथ मिले, किसी ने किसी को रेफर किया है, उसी से रेफर होके 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 ऐसे हुआ है। अब इस पे मैं ना थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ। हम्म। ये लोगों के लिए समझना बड़ा जरूरी है कि हर चीज में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टडी होती है, रिसर्च होती है, एक ट्रेनिंग होती है। हम्म। अगर आज की डेट में राजदीप भाई आप लिंक्डइन खोल लो, इंस्टा या फेसबुक खोल लो, हम्म। आपको हर एक शख्स मोटिवेशनल स्पीकर मिलेगा, हम्म। हर एक शख्स आपको डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट मिलेगा। हम्म। अगर मैंने एक स्कूल में स्पीच दी है तो मैंने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया हूँ। हम्म। मैंने अगर अपने घर में 4 रिश्तेदारों में स्पीच दी है तो भी मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर इफ यू आर बोर्न डिसेबल्ड बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट यू आर मोटिवेशनल स्पीकर। हम्म। तो ये हमारे लिसनर्स के लिए बताएं कि आप इसको कैसे देखते हैं। मैं देखता हूँ कि अगर आप किसी को भी मोटिवेट कर सकें, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर अपनी होल राइट पे। बट मैं इसकी ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैं, कि आप हैं, वो ठीक है, आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। पर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी स्टोरी, अगर आपकी कहानियां सिर्फ 4 लोगों में रह जाती हैं, सिर्फ 10 लोगों में रह जाती हैं, देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आपकी कहानी हजारों लोगों में जाती है, अगर आपकी, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी एक रूल है, यू कैन इम्पैक्ट ओनली 2-3% ऑफ पीपल। अगर मैं एक हॉल में जो 100 लोग बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही इम्पैक्ट हो, सब नहीं तो सुन के चले जाएंगे। तो इफ यू आर स्पीकिंग ओनली टू 4 पीपल, 4 पीपल, 5 पीपल, 10 पीपल, इट्स गुड, आप कुछ भी अपनी तरह। पर अगर आपकी कहानी में जज्बा है, पैशन है, अगर आप हजारों लोगों को टच कर पाए, देन आई फील दैट यू आर डूइंग जस्टिस टू अपने खुद के टैलेंट को, और अपने खुद के जो आपके अंदर है, वो आपको आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं। पर अगर सिर्फ अपने आप को खुद मियाँ मिट्ठू बोल रहे हैं, हर बंदर आईने में देखकर बोलेगा मैं खूबसूरत हूँ, पर वो तो होता नहीं है ना, करेक्ट। अगर लोग आपको खूबसूरत कहें, अगर लोग आपकी वाणी से इम्पैक्ट हुए, देन यू आर ट्रू मोटिवेशनल। 2 सवाल हैं इसको लेके। एक, क्या मोटिवेशनल स्पीकिंग भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक फुल टाइम प्रोफेशन हो सकता है? इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं? मोटिवेशनल स्पीकिंग ऐसे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं वे, बिकॉज मैंने वो पढ़ रहा था कल की, अंकुर वारिकू है एक, करेक्ट, बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। उसने बोला मैंने 1 साल में 2.5 करोड़ बनाए हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में। एक वो था, वो क्या नाम है उसका, विद्यार्थी, आशीष विद्यार्थी, वो हर साल अराउंड 4-5 करोड़ बनाता है एज अ मोटिवेशनल। अगर आपका नाम जम गया, एंड इफ you can charge what you want, you can make it a full-time speaking career. But my advice is start with something where you have something permanent, have something, क्योंकि मोटिवेशन स्पीकिंग जो एस्टैब्लिश लोग हैं उनको ज्यादा मिलते हैं, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं एस्टैब्लिश, मुझे भी कम ही मिलते हैं। बट इफ यू आर एन एस्टैब्लिश मोटिवेशनल स्पीकर, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि मैंने देखे हैं पीपल लाइक लॉट ऑफ पीपल जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख चार्ज करते हैं पर स्पीच, स्पेशली जो स्पोर्ट्स पीपल है, हाँ, यू आर स्पेशली जो टॉकिंग अबाउट नॉन डिसेबल्ड पीपल, जो स्टार्स हैं, जो एक्टर हैं, आशीष विद्यार्थी, एक्टर हैं, और अंकुर वारिको, जिन लोगों ने बुक लिखा है, जिनका बुक फेमस हो गया आई है, एम टॉकिंग अबाउट प्रकाश। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। पर्सन विद डिसेबिलिटी में मेरी एडवाइस ये है कि आप शुरू करो स्मॉल स्केल पे। अगर आप शुरू कर रहे हैं मींस व्हाई डोंट पहले आप अपनी करियर को बनाओ, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए यू शुड हैव सम स्टोरी टू टेल एंड सम मैसेज टू गिव। आपकी जिंदगी में क्या स्टोरी है जिससे लोग प्रेरणा ले सकते हैं, आपको क्या मैसेज है जो आप बोलना चाहते हो। अगर ये दोनों चीजें आपके पास क्लियर है, टेक अप अ जॉब, गेट अ परमानेंट इनकम एंड स्टार्ट डूइंग दिस बाय द साइड। मैंने भी अपना जॉब थोड़ी छोड़ा है, आई एम अ रिसर्चर। अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में जिंदा रह पाऊं तो मैं मर जाऊं, देन आई विल बिकम अ डीमोटिवेशनल स्पीकर। तो आई हैव टेकन इट अप बिकॉज मुझे पैशन है, मुझे जज्बा है कि मुझे लोगों की लाइफ में थोड़ी डिफरेंस बनानी है, मुझे कुछ ना कुछ करना है जिंदगी में ताकि लोग मुझसे सीख सकें।
अगर आप शुरू करेंगे इस मकसद के साथ कि मुझे पैसे बनाने हैं, तो पहले तो आपका मकसद गलत है, और दूसरा आपको लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि लोग पहचान जाएंगे कि ये सिर्फ इसीलिए बोलता है क्योंकि इसको पैसे चाहिए। मगर आप इस मकसद से शुरू करेंगे कि मुझे किन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, किन लोगों को प्रेरणा देनी है, और फिर उससे आपको पैसे मिले, देन, और फिर आपको उसी जगह पर पता चल जाएगा कि लाइफ में कि मुझे इतना आ रहा है महीने में और मुझे कंटिन्यूसली आ रहा है 1-2 साल, देन आई डोंट नीड टू वर्क, आई शुड डेडिकेट माई फुल टाइम इनटू मोटिवेशनल। एक पर्पल फेस्ट में आपकी एंकरिंग का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। कैसा अनुभव रहा आपका? मुझे बहुत ही दूसरा क्या दूसरा दूसरा ये जानना चाहता हूँ, पहले सवाल से जोड़ते हुए मोटिवेशनल पे फिर से, कि जैसे हम 10 लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम 10 मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उसमें से राजदीप एक इकलौते हैं जो अभी तक एस्टेब्लिश्ड हैं। उसमें से 2 शख्स और हैं जो काफी इम्पैक्टफुल है, अच्छी स्पीकिंग करते हैं, लेकिन 7 ने सिर्फ टाइम के लिए अपने नाम के आगे लगा दिया है खुद से। तो वो क्या दो शख्स कौन है वो मुझे बताइए, आप हैं? मैं उनमें से नहीं हूँ। तो क्या ये जो 7 लोग हैं ये हाँ। राजदीप को प्रभावित करेंगे मेन स्ट्रीम में? प्रभावित यानी किस हिसाब से? इस हिसाब से कि क्या आपको उसका नुकसान होगा कि सभी ने मोटिवेशनल लगा दी है और कई लोग सही नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, तो क्या लोग आप पे भी रिस्क लेना बंद कर देंगे? आपको ऐसा कभी लगता है? मैंने एक कहावत सुनी थी जिसमें मुझे बहुत विश्वास है, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। और हर हर आदमी अपनी तकदीर से आता है, अपनी मेहनत से आता है। अगर उनमें भी कुछ है जो वो कुछ बोल सक पाए, अगर वो कुछ कर पाए, तो मुझे खुशी होगी। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि अगर वो 10 और लोग आ जाएं मोटिवेशनल स्पीकिंग, अगर वो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको गाइड करूंगा कि कैसे करें, क्योंकि मेरे जो मेरे नसीब में है और जो लोग मुझे मेरे पास आएंगे, और कोई भी मार्केट ग्रो करने से ही बढ़ता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मार्केट 1 करोड़ का है और हम 10 लोगों को शेयर करना है, 10-10 लाख मिलेगा, आपका सोचना बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही छोटा है। अगर मैं सोचूं कि 10 और लाएंगे तो मार्केट विल बिकम 5 करोड़ और उसमें मुझे भी 1 करोड़ मिलेगा, तो लेट देम ग्रो द मार्केट। अगर वो ग्रो करेंगे तो अच्छा रहेगा, मोर मोटिवेशनल स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, लोगों को पता चलेगा, एंड देन इट विल बी बेटर। इनफैक्ट ज्यादा लोग आएंगे तो इनफैक्ट बेटर है, क्योंकि अगर ग्रो करेंगे मार्केट तो मुझे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो आई थिंक सो देयर इज नथिंग टू फील इनसिक्योर कि कोई भी आ रहा है आने दो, लेट देम कम। इट्स ऑलवेज बेटर कि मार्केट थोड़ा बड़ा हो, थोड़े लोग आए, थोड़े सीखें। मुझे कोई ये इनसिक्योरिटी है ही नहीं कि कोई आएगा, क्योंकि हर आदमी अपने नसीब से आता है, अपनी तकदीर से आता है। जिसको मिलना मिलना होता है उसको मिलता ही है। How is your experience with दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है दानिश, क्या क्या दानिश नहीं। तो आप मुझे कह रहे हो कि मैं बहुत खाता हूँ? नहीं, ये मैं कह रहा था कि आप दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आपको भूख लगी है मेरे को लगता है। तो how was your experience at Purple Fest? पर्पल फिश में बहुत अच्छा था। मैं पहली बार आया था 2023 में। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस बिकॉज बिग स्टेज, बहुत ही बड़ा था। मैं पहले इतनी बड़ी स्टेज में, और पर्पल फिश में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं लास्ट मोमेंट, सडनली कोई नया चीज गेस्ट आ जाता है सडनली। तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था 2023 में। फिर 2024 में किसी और ने एंकरिंग की, वेरी गुड। 2025 में मैं फिर से आया, एंड आई थिंक सो द एक्सपीरियंस वाज गुड बिकॉज आई लर्न फ्रॉम माई 2023 एक्सपीरियंस, कैसे मैनेज करते हैं स्टेज को, क्या करते हैं। तो हर चीज में सीखने का, बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, गुड वे टू लर्न, गुड वे टू अंडरस्टैंड। और हमें भी सीखने को मौका मिलता है कि हम जो चीजें हमने पहले बोली हैं उसको रिपीट ना करें, जो चीज लोगों को एंजॉय करने को। और स्पॉन्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको दिल से बोलना पड़ता है वहां पे, क्योंकि उसी समय पे आप प्रिपेयर करके जो भी आएंगे वो सारा, क्योंकि कोई ना कोई ड्रॉप आउट कर जाएगा, कोई ना कोई चेंज होगा, उसी सिचुएशन में किसी ने बोला तो आपको बोलना, तो इट बिकम्स वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस। उसी समय में आपको सोच के बोलना पड़ता है। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लास्ट सवाल, मैंने 3 बार बोल दिया, ये लास्ट सवाल। हाँ प्लीज, ये लास्ट का लास्ट। तो क्योंकि आप एकेडमिया से हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, एक चीज जो कम्युनिटी में अच्छी हो रही है, एक जिसमें अच्छी होने की गुंजाइश। अच्छी हो रही है, मुझे लगता है
छोटे छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट, कंप्यूटर savvy, एटलीस्ट जो मैं अर्बन में देख रहा हूँ, एवरीबडी हैज कंप्यूटर नॉलेज, एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट इनटू, और अपॉर्चुनिटीज भी खुल रही हैं IBM में, इन्फोसिस में, एंड मोर पीपल आर गेटिंग इनटू टेक्नोलॉजी एंड दे बिकमिंग वेरी वेरी टेक savvy. जो चीज मुझे लगता है इम्प्रूव हो रही है वो उसका ऑपोजिट है, बिकॉज देर इज सो मच टेक्नोलॉजी, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ, तो जो दिल से मिलते थे, कम्युनिटी को अपने आप से सपोर्ट करते थे, मिलके फेलोशिप, फ्रेटर्निटी, फ्रेंडशिप, वो मुझे लगता है सिर्फ मोबाइल में रह गई है कि आप फोन करो किसको, अगर आपको विश करना है तो व्हाट्सएप पे विश करो, अगर आपको बोलना है हैप्पी बर्थडे तो मुझे लग रहा है वो दिल से दिल का जुड़ाव थोड़ा कम हो रहा है। और मुझे लगता है वो अगर हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, ब्लाइंड कम्युनिटी को बात करें, किसी को प्रोत्साहित कर सकें, किसी को सांत्वना दे सकें, पर्सनली दैट विल बी मच मच बेटर रादर देन जस्ट बीइंग ओनली अब्सॉर्ब्ड इन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो व्हाट विल बी योर मैसेज टू द कम्युनिटी? मेरा मैसेज नॉट ओनली फॉर द कम्युनिटी, फॉर हुएवर इज लिसनिंग, मैं हमेशा एक सिद्धांत से जीता हूँ, फाइंड सक्सेस इन द बिग थिंग्स, फाइंड हैप्पीनेस इन द स्मॉल थिंग्स, find God in everything, meditate on one thing, and have faith in whatever thing you want. तो मैं हमेशा ये बोलता है, सफलता आप बड़ी चीजों में देखो, खुशियां आप छोटी चीजों में देखो, और जब ये आपको विश्वास हो तो एक चीज पर विश्वास करो और भगवान हर चीज में पाओ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजदीप मनवानी साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच दानिश जी, मुझे भी बहुत मजा आया, एंड आई होप द रीडर्स एंड मींस द लिसनर्स विल एंजॉय, श्रोतागण इस इंटरव्यू को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। तो लिसनर्स, आज बात की हमने डॉक्टर राजदीप साहब से, जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में डिटेल में बताया, क्या हमें करना चाहिए, किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह के चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, कैसे टैकल करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, इन तमाम चीजों पर हमने बात की। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डनो। बाय बाय। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप।